तो भारत के कानूनी सिस्टम में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया है। करीब 160 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का इंडियन पीनल कोड, जिसे हम सब आईपीसी के नाम से जानते हैं, अब वो नहीं रहा। उसकी जगह ले ली है नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। तो चलिए समझते हैं कि इस बड़े बदलाव का असल मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ पुरानी धाराओं के नंबर बदलने जैसा है या फिर इसमें सच में कुछ नया और ठोस है? आइए इस कानूनी बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि असल में बदला क्या-क्या है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम परत दर परत आगे बढ़ेंगे। पहले बदलाव को एक पुराने कानून को हटाने की तरह नहीं, बल्कि उसे आज के ज़माने के हिसाब से एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट देने जैसा समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम करते हैं हत्या से जुड़े कानून से, एक ऐसा अपराध जिसके बारे में हम सबने सुना है। देखिए, कानून की भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। आपराधिक मानव वध एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, जिसमें हर तरह की गैर कानूनी हत्या आ जाती है। और हत्या या मर्डर उसी कैटेगरी के अंदर सबसे गंभीर वाला अपराध है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक जीनस है तो दूसरा उसकी स्पीशीज। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। यहाँ साफ साफ दिखता है कि आईपीसी और बीएनएस में क्या बदला है। हाँ, धाराओं के नंबर तो बदल ही गए हैं। जैसे आईपीसी 302 अब बीएनएस में 103 एक हो गया है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि बीएनएस में कुछ एकदम नए प्रावधान जोड़े गए हैं। जैसे समूह हत्या के लिए धारा 103(2) और कुछ पुराने कानूनों को सुधारा भी गया है। तो हत्या से जुड़े कानून में दो बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। पहला, जो समाज में बढ़ते हेट क्राइम्स और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को टारगेट करता है। पहली बार 5 या उससे ज्यादा लोगों के समूह द्वारा की गई हत्या को एक अलग अपराध बनाया गया है। और दूसरा, मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगर कोई आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी हत्या करता है तो उसे सिर्फ मौत की सजा नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जेल का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो ये तो हुई एक पुराने कानून को अपडेट करने की बात। अब आते हैं एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर, जो बीएनएस में पहली बार लाया गया है। ये है संगठित अपराध की एक साफ और विस्तृत परिभाषा, जो अब तक हमारे क्रिमिनल लॉ में नहीं थी। कानून की धारा 111 में दी गई ये परिभाषा थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन इसे इन 4 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझ सकते हैं। मतलब, जब कोई क्रिमिनल गैंग या सिंडिकेट बार बार कोई गैर कानूनी काम करता है और इसके लिए हिंसा या धमकी का इस्तेमाल करके पैसा या कोई और फायदा कमाता है, तो उसे संगठित अपराध माना जाएगा। और हाँ, इस पूरी परिभाषा की जो जान है वो है ये शब्द, निरंतर गैर कानूनी गतिविधि। यही वो कानूनी ट्रिगर है जो किसी आम क्राइम को संगठित अपराध की श्रेणी में डालता है। मतलब साफ है, ये कोई एक बार होने वाला क्राइम नहीं, बल्कि एक आपराधिक पैटर्न का हिस्सा होना चाहिए। और इन नए कानूनों को कितना सख्त बनाया गया है, इसका अंदाजा इस एक रकम से हो जाएगा, 10 लाख रुपए। अगर संगठित अपराध के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो दोषी पर कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये एक बहुत ही सख्त सजा है, जिसे ऐसे क्रिमिनल सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन बीएनएस का दायरा सिर्फ हत्या या संगठित अपराध जैसे बड़े अपराधों तक ही सीमित नहीं है। इसे आज के समाज की दूसरी कई चुनौतियों, मतलब 21वीं सदी के खतरों से निपटने के लिए भी डिजाइन किया गया है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प फर्क दिखाती है। देखिए, एक तरफ है बड़े संगठित अपराध जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और मानव तस्करी, तो दूसरी तरफ हैं वो अपराध जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा दिखते हैं, जैसे चेन स्नैचिंग, परीक्षा के पेपर बेचना या अवैध सट्टेबाजी। इन्हें अब छोटे संगठित अपराध की एक नई श्रेणी में रखा गया है। और अब एक ऐसा बदलाव जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है। भारत के इतिहास में पहली बार आतंकवाद यानी टेररिज्म को हमारे जनरल क्रिमिनल कोड में डिफाइन किया गया है। पहले इसके लिए अलग से स्पेशल कानून हुआ करते थे, लेकिन अब ये बीएनएस का हिस्सा हैं। तो सवाल ये है कि आतंकवादी कृत्य माना किसे जाएगा? धारा 113 के मुताबिक इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें बम और विस्फोटकों के इस्तेमाल से लेकर नकली नोटों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश तक सब कुछ शामिल है। तो इन सब बदलावों को एक साथ देखें तो बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है? क्या ये सिर्फ कुछ सेक्शन बदलने की बात है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ा और गहरा बदलाव है।
तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली तो ये कि भारत का क्रिमिनल कोड अब आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा मॉडर्न हो गया है। दूसरी, हेट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म जैसे खतरों से निपटने के लिए अब हमारे पास ज्यादा स्पेसिफिक कानून हैं और कुल मिलाकर इसका मकसद हमारे लीगल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाना है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। ये नए कानून कागज पर तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो इनके लागू होने पर होगी। क्या ये कानून समाज को सच में ज्यादा सुरक्षित बना पाएंगे या फिर इनके गलत इस्तेमाल की नई चुनौतियां हमारे सामने आएंगी? इसका जवाब तो अब हमें आने वाला वक्त ही देगा।